नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मैं आपका आदर्श। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा को यह लग गया है नरेंद्र मोदी का जादू अब जनता के बीच नहीं रहा है। जहां बीजेपी चुनावी मैदान में 2 महीना पहले उतर जाती थी, लेकिन हरियाणा चुनाव से 1 महीना पहले भी बीजेपी अभी वहां सक्रिय नहीं हुई है। आइए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आदर्श, कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया। नरेंद्र मोदी अपने आप को हरियाणा विधानसभा चुनाव से दूर रख रहे हैं या संघ उनको नरेंद्र मोदी को चुनाव से दूर कर रहा है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। नरेंद्र मोदी को संघ का इंस्ट्रक्शन है कि आप अपने आप को चुनाव से दूर रखेंगे, जो हमारे विश्वस्त सूत्र बताते हैं। देखिए, दरअसल है क्या कि अभी जो 2024 का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव, उस लोकसभा चुनाव में मोदी के चेहरे को वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली जो 2014 और 2019 में मिली थी। हालांकि चेहरे की बात अगर हम करें तो 2014 में चेहरा मोदी का था, 2019 में पुलवामा अटैक का अटैक का था। ठीक है ना। और पुलवामा अटैक के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का लाइन ऑफ एक्शन हुआ, जिस तरीके से वो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुआ, एक बूम मिल गया। और तो उसको एक बूम मिल गया, उसको एक सपोर्ट मिल गया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पे 2019 में पहुंची। लेकिन 2014 से 19 और 19 से लेकर 24 तक का जो शासन हुआ, उन शासन काल में भारतीय जनता पार्टी, खास करके नरेंद्र मोदी की तरफ से जो घोषणाएं की गई, जो वादे किए गए, उन वादों पे वो खड़े नहीं उतरे, या यूं कहें कि जनता ने ये मान लिया कि ये वादा खिलाफी कर रहे हैं और जिसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा। नरेंद्र मोदी को 2024 में राम मंदिर पे चुनावी मुद्दा लेकर उठे थे कि राम मंदिर के चुनावी मुद्दा पे वो बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए। देखिए पुरुषोत्तम, क्या है ना कि मुद्दा तब ज़्यादा कारगर होता है जब मुद्दे के ऊपर राजनीति होती है। जी। राम मंदिर की स्थापना हो जाने के बाद वो मुद्दा समाप्त हो गया। जी, है ना। हालांकि राम मंदिर का निर्माण करा के, आपको एक चीज़ और भी बता दें, आप देखिएगा कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था और निर्माण के समय में जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही थी, उस समय देश के जो चारों शंकराचार्य हैं, वो चारों शंकराचार्य के पीठ नाराज हो गए। जी। इसलिए कि उस समय भी सारी कमान मोदी ने खुद संभाल ली, है ना। और मोदी ने खुद वो स्थापना, पूजा पर बैठे और पूजा पे स्थापना करवाई। इससे देखिए, जो हमारी सनातन संस्कृति है, और सनातन संस्कृति में वर्ग के हिसाब से बांटा गया है सारी चीज़ों को कि किसके जिम्मे क्या है, तो सारा काम सरकार करेगी, ये एक्सेप्ट नहीं है। खास करके सनातन के जो ध्वजा धारक हैं शंकराचार्य, वैसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि इसके ऊपर भी काफ़ी विवाद हुआ और लोगों की अपनी अपनी टिप्पणी है। तो कहावत है ना कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। जी। हम भगवान शिव की आराधना करते हैं और पत्थर पे जल चढ़ाते हैं, ये मान के कि हम हमारे आराध्य शिव हैं। लेकिन अगर हम नहीं माने, है ना, हमारा आस्था में हमारा भरोसा नहीं रहे, तो ये तो दूसरी बात होती है। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि उस समय भी मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर की स्थापना की, और राम मंदिर की स्थापना के बाद जो सनातन संस्कृति के ध्वजाधारक हैं, शंकराचार्य हैं, उन लोगों के द्वारा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाती और भारतीय जनता पार्टी उसमें प्रमुख भूमिका निभाती, तो अयोध्या जैसे सीट भारतीय जनता पार्टी हारती नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि बीजेपी का सुफड़ा ही साफ हो गया। और दूसरा मैं आपको बताऊं, अभी आप चर्चा कर रहे थे हरियाणा की स्थिति बहुत ही खराब है। CSDS का सर्वे भी आ गया। भारतीय जनता पार्टी अपनी एड़ी चोटी लगा ले, लेकिन मेरा भी वही प्रश्न था। हाँ, लेकिन वहां पे बीजेपी की सरकार बनने नहीं जा रही है। देखिए, अभी क्या है, घर का जो गार्जियन जब कमजोर होता है ना, तो बगावत की आवाज उठ जाती है, प्रारंभ होती है। एक और चीज समझिए, राजनीति करने वाले जो लोग हैं, उनके मन में भी एक डर का माहौल बन गया। डर का माहौल कहाँ से बना? डर का माहौल बना, आप देखिए, मध्य प्रदेश में चुनावी जीत हुई, जीत का सारा श्रेय शिवराज सिंह को जाता है, लेकिन वहाँ मोहन यादव को चुन लिया गया, जो कि रेस में कहीं नहीं थे। उनका नाम कहीं नहीं था। वो खुद बोल रहे थे, मुझे भी नहीं पता था। ठीक इसी तरह का एक्सपेरिमेंट राजस्थान में किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके मन में एक डर का माहौल जो है वो बनना शुरू हो गया। और अभी आप देखिए, जैसे रंजीत सिंह चौटाला,
जी जी कैबिनेट मंत्री थे कैबिनेट भारतीय जनता मंत्री, पार्टी के, बहुत कद्दावर नेता है हरियाणा से, इस्तीफा दे दिया भारतीय जनता पार्टी से। लक्ष्मण नापा बड़े नेता हैं, विधायक हैं, इस्तीफा दे दिया। सुखवीर सरन किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे जी, हरियाणा का सब हरियाणा किसान मोर्चा वहीं देखते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अमित जैन चुनाव प्रभारी जी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। शमशेर गिल वरिष्ठ नेता है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और सबसे बड़ी बात कि ओबीसी की राजनीति, जिस राजनीति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की बिसात टिकी हुई है, करण देव कंबोज जो कि किस ये ओबीसी मोर्चा के प्रमुख थे हरियाणा के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। मनाने इन्होंने की कहा कवायद- कि संघ के टाइम से इनका परिवार बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है और इनके साथ अभी इनको टिकट नहीं मिला है। 5 साल से ओबीसी परिवार को भाजपा में जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अंतिम समय में इनको टिकट नहीं दिया। देखिए आदर्श, एक चीज मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के जो काम करने का तौर तरीका है, जिस तरह से होता है ना कि साहब एक पीपल का पेड़ होता है जो अपने नीचे किसी पेड़ को जी जी फलने नहीं देता है, नहीं देता है, अगल बगल इसका बहुत बड़ा उदाहरण आपको मिलेगा मोतिहारी में। आप देख लीजिए, राधा मोहन सिंह जी हमारे सांसद हैं, लेकिन राधा मोहन सिंह ने अपने नीचे किसी को भी पनपने उतना काबिल नहीं बनाया कि उनका बनने जगह दिया ले सके, कि राधा मोहन सिंह के विकल्प के तौर पे किसी को देखा जा सके। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी वही है। आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का राज आने के बाद जी जितने भी सेकेंड लाइन के लीडर्स थे जी जी सारे लीडर्स को साइड कर दिया गया, सारे लोग मैदान से हट गए। और आप तो ये तो देश की जनता को धन्यवाद है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार अगर पूर्ण मेजोरिटी में आ जाती है तो योगी आदित्यनाथ का पत्ता साफ था, राजनाथ सिंह का पत्ता साफ था, ये दो नेता तो बिल्कुल, और नितिन गडकरी का पत्ता साफ था, क्योंकि उनकी जगह बनाने वाले योगी आदित्यनाथ ही थे आगे। हाँ, क्योंकि उनकी जगह बनाने वाले योगी आदित्यनाथ थे और एक लॉबी है जी। तो भारतीय जनता पार्टी में भी आंतरिक द्वंद्व जो है वो बिल्कुल अपने चरम पे है। अभी आप देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में इन लोगों ने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए और बाद में इनको कैंडिडेट 1 घंटे के बाद फिर इनको इतना ज्यादा विरोध हुआ कि उसको वापस करना पड़ा। तो जो आइडियोलॉजी इनकी जो आइडियोलॉजी है, अब आप ये समझिए, पिछले दिनों जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव के पहले जेपी नड्डा का स्टेटमेंट आया कि हमको संघ की कोई जरूरत नहीं है। जी जी, मैंने चुनाव से जस्ट पहले आप ये समझिए, इसमें हमको वो गोपी फिल्म का एक गाना याद आता है ना, कि बात बात में माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा। अरे जहां से तुम पैदा हो, संघ ने तुमको पैदा किया है, जी जी, है ना, तुम उसको कहते हो कि अब तुम्हारी जरूरत हमको नहीं है। जी जी, संघ ने आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है, संघ ने आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना, संघ ने आपको स्थापित किया। संघ की अगर पृष्ठभूमि नहीं हो तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती? कोई अस्तित्व नहीं रहता, कोई अस्तित्व इनका नहीं रहता। तो उसके बारे में ये कहते हैं कि हमको संघ की जरूरत नहीं है। तो एक गुजरात लॉबी के एक्टिव होने के बाद जी जी पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक साइड में है जी, और गुजरात जो लॉबी है, गुजरात की लॉबी एक साइड है। जेपी नड्डा अपने आप को गुजरात लॉबी के साथ एसोसिएट करके चलते हैं और इसीलिए इस तरह का बयान उनका आया। लेकिन आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात की जो राजनीति है वो बिल्कुल अभी एक्सट्रीम पे है, अपने चरम पे है, और इसका फायदा निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन को मिलेगा। अब जैसे एक चीज आपको बताएं, 2014 के चुनाव को आप देख लीजिए। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये थी बात ये थी कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो कांग्रेस के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उस एंटी इनकम्बेंसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई और कांग्रेस अपने सबसे निकृष्ट प्रदर्शन पे आ गया। 49 सीटें मात्र उसके पास रही थी। तो आप ये समझिए कि 400+ राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तो 400 से ज्यादा सीट जीतने वाली कांग्रेस किस स्थिति में पहुंच गई? 49 सीटों। कांग्रेस ने इन 10 वर्षों में अपने आप को इंप्रूव किया, जनता के बीच उसकी कनेक्टिविटी बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उत्कर्ष पे पहुंच चुका, अब वहां से उसका डाउनफॉल हो रहा है। और ये महाराष्ट्र, ये सिर्फ हरियाणा की स्थिति नहीं है, आप आने वाले समय में देखिएगा महाराष्ट्र की स्थिति भी यही होगी। चूंकि जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप के ऊपर जो स्टेट के लीडरशिप है ना, उसके बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं हो रहा है। बीजेपी का जो उत्तर भारत में जो लीडरशिप था, जो जादू था,
और वो खत्म हो रहा है। लोकसभा में हमने यूपी में देखा, उत्तर भारत में, उत्तर भारत की जगह पे आप ये बोलिए हिंदी भाषी क्षेत्रों में, हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी भाषी क्षेत्रों में बीजेपी का सबसे ज्यादा पैठ था, सबसे ज्यादा पैठ था। यूपी से शुरुआत हो चुका है, 80 से 30 पे आ गए। हरियाणा में वो अपना चेहरा दिखाने से डर रहे हैं। अब मतलब जेपी नड्डा को आगे किया जा रहा है, बड़े बड़े पोस्टर पर जेपी नड्डा का नाम है, जेपी नड्डा का फोटो है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी ये बात है कि भाजपा केंद्र सरकार बचाना चाहती है, केंद्र सरकार दो कंधों पे टिकी है। जेपी नड्डा, एक मिनट देखिए आदर्श, एक चीज आपको बीच में रोकेंगे जी। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार बचाना चाहती है, सिर्फ यही बात नहीं है, बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी शतरंज के मोहरे की तरह अपने नेताओं को यूज कर रही है। जैसे मध्य प्रदेश में उसने मोहन यादव को बनाया। मोहन यादव कौन है? रबर स्टाम्प। किसका? नरेंद्र मोदी, अमित शाह का। जी जी। राजस्थान में जो एक्सपेरिमेंट हुआ, विष्णुलाल शर्मा, रबर स्टाम्प, भजनलाल शर्मा, किसका रबर स्टाम्प है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। तो आप ये समझिए कि ये जो एक पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड की है ना, भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड ये किया कि हम कार्यकर्ताओं के बीच में भी हमारी पकड़ है और हम किसी भी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन जिस चेहरे पे चुनाव जीता गया वहां तो नुकसान हो गया। जी। सभी लोग शिवराज सिंह चौहान को मान के वोट दिए थे। शिवराज सिंह चौहान आज की तारीख में भी नरेंद्र मोदी से ज्यादा ताकतवर नेता है मध्य प्रदेश में। इसमें प्रधानमंत्री की रेस में वो भी थे, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान। हाँ, शिवराज सिंह चौहान का भी नाम उसमें आ रहा था। तो हरियाणा की जो स्थिति है, तो हरियाणा की स्थिति धीरे धीरे और ख़राब अभी होगी। हालांकि नायब सिंह सैनी को यह कहा गया है कि सारे नेताओं को मनाने का काम आप करें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया, सबकी अपनी अपनी कनेक्टिविटी है। अब अभी आप देखिए कि अभी विनेश फोगाट, विनेश फोगाट चुनाव लड़ने जा रही है, ठीक है, बजरंग पुनिया, ये सारे लोग उसका साथ दे रहे हैं। और जितना पहलवान संघ है, क्योंकि पहलवान संघ भी सिर्फ कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष थे उनसे नहीं लड़ा। विनेश फोगाट हरियाणा की बेटी मानी जाती है। हाँ, हरियाणा की बेटी मानी, आप ये समझिए, वो उनसे सिर्फ नहीं लड़ा, वो पूरे के पूरे कुश्ती समाज और पूरे के पूरे हरियाणा के जो लोग हैं उनसे लड़ाई उनकी हुई। और सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद का साथ दिया, कुश्ती संघ के अध्यक्ष का साथ दिया, खिलाड़ियों का साथ नहीं दिया। अब आप किसान आंदोलन को देख लीजिए, किसान आंदोलन की क्या स्थिति हुई। किसान आंदोलन में भी इतने लंबे समय तक कोई इतने लंबे समय तक आंदोलन नहीं जारी रहने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं की, कोई सुनवाई नहीं की। सबसे ज्यादा किसान कहाँ? हरियाणा में। सबसे ज्यादा किसान कहाँ? पंजाब में। तो पंजाब और हरियाणा, इन दो जगहों पे, पंजाब चुनाव जब निकल आया तब इसको रद्द कर दिया गया। इन दो जगहों पे भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जो कूटनीति है, वो कंप्लीट फेल रही है। और इसका खामियाजा उनको पंजाब में भी भुगतना पड़ा, लाख कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए, और हरियाणा में भी भुगतना पड़ेगा। और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जिसने 10 वर्षों तक अपना शासन किया है, अब नहीं प्रतीत होता है कि इनका शासन वहाँ। मनोहर लाल खट्टर के केंद्र में जाने से क्या भाजपा का अंतरिम जो पकड़ बना के रखे थे मनोहर लाल खट्टर, देखिए मनोहर लाल खट्टर अगर होते ना तो भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के जाते ही पार्टी टूटना शुरू हो गई। जो उनके साथ थे एक नेता दुष्यंत चौटाला, वो भी साथ छोड़ दिए, गठबंधन तोड़ दी। तो मनोहर लाल खट्टर जब तक थे तब तक साथ बनाए रखे। क्या है ना, आज की तारीख में अगर मनोहर लाल खट्टर भी वहाँ मुख्यमंत्री होते तो भी इस टूट से बचाया नहीं जा सकता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है ना। और आप देखिए उत्तर प्रदेश में 36 उम्मीदवारों का जिस पर मोहर योगी आदित्यनाथ का लगा था, उन उम्मीदवारों को बदल दिया गया। नतीजा ये हुआ कि 36 में 36 चुनाव हार गया। और भारतीय जनता पार्टी को बुरे तरह से मुंह की खानी करने पड़े, है ना। तो ये मान लीजिए कि हरियाणा में बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, और एक बार फिर से मुझे लगता है कि विपक्ष जो है वो हरियाणा में ज़्यादा ताकतवर रहेगा, और संभावना इसकी है कि इंडिया गठबंधन सरकार वहाँ बना ले। 2014 से 2019 मतलब 2014-2019 में जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस कैंडिडेट पे हस्ताक्षर कर देते थे कि यही मतलब ये उम्मीदवार घोषित होगा, उसको आप यूं कहिए कि कुत्ते के गले में भी मोदी ने अगर पट्टा पहना दिया तो वो चुनाव जीत गया, कोई अंतरिम विरोध नहीं होता था। लेकिन अभी जो 2024 का चुनाव हुआ, तो वो जादू जो मोदी का है वो बिल्कुल तो मतलब हम समझे इससे कि केंद्र का शीर्ष नेतृत्व कमजोर हो गया है भाजपा का। देखिए शीर्ष नेतृत्व कमजोर हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो अभी समय के गर्भ में है। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, जो नीति है, जी। वो नीति, उस नीति के प्रति उनके अपने नेताओं में भी अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह। मेरा अंतिम प्रश्न, जेपी नड्डा हरियाणा छोड़ के, हरियाणा का चुनाव सर पे है, हरियाणा छोड़ के नीतीश कुमार को मनाने बिहार आ रहे हैं। जेपी नड्डा को आगे किया गया था हरियाणा में। देखिए आदर्श, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, नीतीश जी के बारे में एक बात तो है कि जब जब उन्होंने कहा है कि मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, तो साथ छूटा है जी। हालांकि इस बार जो हमारे आंतरिक स्रोत हैं वो बताते हैं कि इस बार गठबंधन किसी स्थिति में टूटना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन इनका दो बार का जो इनका तजुर्बा है जी, जी। कि इन्होंने मीडिया के सामने कहा कि भाई अब मिट्टी में जब मिलते हैं वापस खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो क्या होगा, तो जो तय करेंगे वो नीतीश जी खुद तय करेंगे, और नीतीश जी जो तय करेंगे वही उनके साथ वाले लोग मानेंगे। देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। जैसे आपने देखा, भाजपा 2024 के चुनाव के बाद केंद्र में ही कमजोर नहीं हुई है, आने वाले समय में 4 राज्यों के चुनाव में भी भाजपा का असर कम दिख रहा है। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।